हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज के इस सेशन में मैं आपको ग्लैंड से जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि मेरा एक एक टॉपिक आपको समझ में आए। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ग्लैंड होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि ग्रंथि, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ग्लैंड। तो सबसे पहले जानिए कि ग्रंथि होता क्या है। तो दोस्तों ग्रंथि एक प्रकार का छोटा छोटा थैला होता है जो एंजाइम और हार्मोन्स को क्या करता है, स्रावित करता है, यानी निकालने का काम करता है। यही हमारा ग्रंथि का परिभाषा है। कोई आपसे पूछेगा कि ग्लैंड होता क्या है तो आप क्या कहिएगा कि ग्लैंड एक छोटे छोटे थैला का एक आकार का रूप में होता है। थैला जो है यानी ग्रंथि वो थैले के आकार का होता है। और वो ग्रंथि जो है, देखिए ग्रंथि को अब हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला पार्ट हमारा है कि बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा है मिश्रित ग्रंथि। अब इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बहिस्रावी ग्रंथि के जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही अच्छे से आपको इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड, क्या होता है। तो सबसे पहले इसका अंतर जान जाते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथि का क्या मतलब, कैसे पहचानेंगे, अंतःस्रावी को कैसे पहचानेगा और मिश्रित ग्रंथि को कैसे पहचानेंगे। बहुत सारा बच्चा जो है जान ही नहीं पाता है कि किसको बहिस्रावी ग्रंथि कहेंगे और किसको अंतःस्रावी और किसको मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अंतर बता दे रहा हूं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए जो बहिस्रावी ग्रंथि होता है दोस्तों, वो एंजाइम को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो एंजाइम कैसे जाता है हमारे शरीर में, तो वो जो है नलिका यानी डक्ट जो होता है, यानी नली के आकार। जैसे मान लीजिए कि ये एंजाइम है, आज जब एंजाइम जो है पाइप के रास्ते जाएगा तो इधर उधर कहीं छिटकेगा, तो छिटकेगा नहीं। तो उसी तरह एंजाइम जो है वो नलिका युक्त यानी नली के माध्यम से हमारे शरीर से क्या करता है, बाहर निकलता है। और ये ब्लड में नहीं होता है दोस्तों। अगर ब्लड में रहता तो मान लीजिए कि एग्जांपल में बहिस्रावी ग्रंथि, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि बहिस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन होगा। तो मान लीजिए कि एग्जांपल में लार को ले लेते हैं, जो हमारे मुंह से क्या करता है, लार निकलता है। तो लार देखिए, लार क्या करता है, एक पाइप के रास्ते से हमारे मुंह में क्या करता है, बाहर लार निकलता है और भोजन को क्या करता है, पचाने में मदद करता है। तो मान लीजिए कि अगर लार जो है ब्लड के माध्यम से जाता तो क्या होता, हमारे लार से ब्लड निकलता। कभी ऐसा देखे हैं, कभी ऐसा होता नहीं है। तो याद रखिएगा कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या होंगे, तो बहिस्रावी ग्रंथि जो हमेशा जो है पाइप के रास्ते से क्या होता है, बाहर निकलता है, न कि ब्लड में। तो आप अंतर खुद देख लीजिए कि जो बहिस्रावी ग्रंथि है और बहिस्रावी ग्रंथि क्या करता है, एंजाइम को निकालता है और वो एंजाइम जो है नलिका यानी नली के माध्यम से बाहर निकलता है, न कि ब्लड के माध्यम से। इसी का ठीक उल्टा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि में हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करता है, वो एंजाइम को न कि बल्कि क्या करता है, वो हार्मोन्स को निकालता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथि क्या कर रहा है, एंजाइम्स को निकाल रहा है। और कैसे निकाल रहा है, तो नली के माध्यम से, पाइप के माध्यम से निकलता है, न कि ब्लड के माध्यम से। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में फुल्ली डिस्कशन करूंगा और ग्रंथि के बारे में जानते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि अच्छे से समझ में आ गया। अंतःस्रावी क्या है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करता है, हार्मोन्स को निकालता है। वो हार्मोन जो है नलिका नहीं रहता, नली यानी नली के माध्यम से नहीं निकलता। ये हार्मोन जो है सीधे डायरेक्ट जो है हमारे ब्लड में मिल जाता है और तब जाके वो क्या करता है, हमारे शरीर में हार्मोन से जितने भी क्रियाएं होती हैं वो ये हार्मोन सीधे चला जाता है ब्लड में। अब ब्लड क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में जो है हार्मोन्स के द्वारा जो है कार्य को कराता है। इसके विषय में मैं आपको जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें अंतःस्रावी ग्रंथि एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अंतःस्रावी क्योंकि ग्रंथि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको पूरे टॉपिक वाइज समझाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बहिस्रावी ग्रंथि से जितने भी छोटे छोटे टॉपिक एग्जाम में पूछते हैं उसके बारे में। तो पहले तो आप समझ गए कि बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। तो बहिस्रावी ग्रंथि क्या होगा कि एंजाइम निकालेगा और वो एंजाइम नली के माध्यम से यानी पाइप के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकलता है, न कि ब्लड के माध्यम से। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, ये हार्मोन्स को निकालता है और ये हार्मोन्स पाइप के रास्ते नहीं निकलता है दोस्तों, ये हार्मोन सीधे डायरेक्ट जो है हमारा ब्लड में मिल जाता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। और तीसरा जो हमारा मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, तो ये अब मिश्रित है तो कहने का मतलब कि इसमें क्या होगा, एंजाइम्स भी रहेगा और हार्मोन्स भी रहेगा। ये दोनों मिलकर क्या करेगा, देखिए एंजाइम्स को भी निकालेगा और हार्मोन्स को भी निकालेगा। तो हम कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जांपल पे, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा अग्नाशय यानी पैंक्रियाज है। कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि वो कौन सा ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। तो यहाँ एग्जांपल है अग्नाशय, इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है बहिस्रावी ग्रंथि से जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं उसको पहले इस वीडियो में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। और पहले तो आपको समझ में आ गया कि बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। तो याद रखिएगा कि बहिस्रावी ग्रंथि केवल जो है एंजाइम्स को
नली का युक्त, यानी नली के माध्यम से हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। और आपके दिमाग में होगा कि बहिस्रावी ग्रंथि जो है तो केवल बाहर निकलता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या है। बस अभी मैं आपको समझा दिया कि बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि क्या है, तो अंतर आपको पता चला गया। बस याद रखिएगा, बहिस्रावी ग्रंथि जो है वो एंजाइम को क्या करता है, नली के माध्यम से क्या करता है, डक्ट के माध्यम से हमारे शरीर में बाहर आता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये हार्मोन्स जो है नली के माध्यम से नहीं, ये हार्मोन्स जो है डायरेक्ट हमारे ब्लड में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों का अंतर था। और मिश्रित ग्रंथि का ये जो एंजाइम्स भी हो और हार्मोन्स भी हो, एग्जाम्पल में एक अग्ना से ले लिए थे जो दोनों तरह का कार्य करता है। तो आइए अब हम चलते हैं कि जो हमारा बहिस्रावी ग्रंथि का जो पॉइंट है मैं उसको अब डिस्कशन करूंगा और बहुत अच्छे से इसमें। अब आइए दोस्तों, जैसे कि आपने ग्रंथि के बारे में, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि के बारे में आपने अंतर जान लिया कि कौन कौन से बहिस्रावी ग्रंथि होते हैं, कौन कौन से अंतःस्रावी, कौन कौन से, मतलब इनमें डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है दोस्तों, अब आइए कि ग्रंथि में जो बहिस्रावी ग्रंथि जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में मैं आपको एक एक टॉपिक डिस्कशन करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको जो है ये वीडियो जरूर अच्छा लगे। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने टॉपिक है बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में कई तरह की ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर में मौजूद होती हैं। उन ग्रंथियों के बारे में मैं आपको फुल्ली डिस्कशन बेसिक तरीके से करूंगा, बस आप देखिएगा। जैसे कि हमारे पास पहला ग्रंथि है लार ग्रंथि। आप देखते होंगे कि जब हम भोजन को खाते हैं तो हमारे चारों तरफ से, यानी ऊपर से, नीचे से, बाएं दाएं, सब चारों तरफ से जो है लार निकलने लगता है। वो लार ग्रंथि क्या करता है, वो कई तरह के एंजाइम निकालता है। तो आपसे क्वेश्चन यहीं पे पूछता है कि बताइए लार ग्रंथि कितने प्रकार के एंजाइम्स को निकालता है। तो याद रखिएगा कि जो लार ग्रंथि है वो 4 प्रकार के एंजाइम्स को क्या करता है, निकालता है। तो पहला एंजाइम्स क्या है, टाइलिन, दूसरा है लाइसोजाइम, और तीसरा है डायस्टेज, और चौथा हमारा म्यूलिन। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बताइए क्वेश्चन में कि लाइसोजाइम एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है हमारा लार ग्रंथि में। तो ये 4 गो जो हमारा एंजाइम्स है इसको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। दूसरा देखिए ग्रंथि हमारे पास सेरुमीन ग्रंथि। ये सेरुमीन ग्रंथि हमारे कान में पाया जाता है। ये सेरुमीन ग्रंथि हमारे कान में पाया जाता है। और कान में क्या करता है, ये जो हमारा खोटी होता है, गांव भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, खोटी। अब बार बार उसको क्या करते हैं, कागज मोड़ के ये थी करके क्या करते हैं, लकड़ी कबो कबो पेन का ढक्कन का क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। तो उसको क्या कीजिएगा, खोदिएगा नहीं तो क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। और गुस्सा आ जाएगा तो आपके कान को और क्या करेगा, ज़्यादा नोचना शुरू कर देगा। तो याद रखिएगा कि सेरुमीन ग्रंथि जो है वो मोम यानी खोटी को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि हमारे कान में जो मोम बनता है वो किस ग्रंथि के कारण बनता है, तो याद रखिएगा सेरुमीन ग्रंथि के कारण। ठीक है दोस्तों, वो सेरुमीन ही ग्रंथि है जो हमारे कान में क्या करता है, मोम को बना देता है। दूसरा ग्रंथि देखिए मेमोबियन ग्रंथि। ये मेमोबियन ग्रंथि क्या है दोस्तों, ये हमारे आंख में पाया जाता है। मेमोबियन ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो ये आंख में पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि मेमोबियन ग्रंथि हम क्या करते हैं कि देखते होंगे कि आंख में जो है हम जब सो के उठते हैं तो हमारे आंख में एकदम किनारे यहाँ साइड जो है कीचड़ आना, देखते हैं किनारे किनारे कीचड़ बन जाता है। तो वो कीचड़ कैसे होता है, तो इस ग्रंथि के कारण, मेमोबियन ग्रंथि के कारण जो है कीचड़ का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला ग्रंथि देखिए लैक्रिमल ग्रंथि। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है इस पर कि लैक्रिमल ग्रंथि क्या होता है। तो लैक्रिमल ग्रंथि सबको पता है, ये आंख में पाया जाता है। ठीक है, लैक्रिमल ग्रंथि क्या है, ये आंख में, और ये क्या करता है, आंसू को निकालने में मदद करता है। देखते होंगे कि ज़्यादातर कभी देखते होंगे कि लड़का सब ज़्यादा रोता नहीं है, लेकिन लड़की कुछ छोटे छोटे बात पर क्या करती है, रोना शुरू कर देती है। तो उसके में जो है ज़्यादा मात्रा में लैक्रिमल ग्रंथि होता है, बात बात पे क्या करती है, रोने लगता है। और हम लोग के जितना ऊपर पहाड़ों आ जाता है तो जल्दी रोते नहीं है, लेकिन जिस दिन रोने लगते हैं समझ ले वो पहाड़ नहीं है, खूब बड़का पहाड़ है। ठीक है दोस्तों, तो लैक्रिमल ग्रंथि क्या है, ये आंख में पाया जाता है और ये आंसू को क्या करता है, निकालने में मदद करता है। इसी तरह एक आंख में ही एक पंक्टम टाइप का एंजाइम पाया जाता है। ये पंक्टम क्या है, आंसू को रोकता है, यानी आंसू को बहने से क्या करता है, रोकता है। क्या, तो एक प्रकार का आंख में ही, याद रखिएगा, पंक्टम एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे आंसू को क्या करता है, रोकता है। और यही पंक्टम जो है आंसू को नाक के रास्ते, कभी कभी देखते होंगे कि जब ढेर सारा जब भाव में जब कोई रोने लगता है तो कभी कभी उसके नाक से जो पानी आने लगता है। तो यही पंक्टम एंजाइम जो है उस आंसू को क्या करता है, नाक से बाहर निकालता है। तो इसी तरह अगला देखिए श्वेत ग्रंथि। दोस्तों श्वेत नहीं, श्वेत मतलब दूसरा हो जाएगा, ये स्वेद है। ये स्वेद ग्रंथि क्या है दोस्तों, ये स्वेद ग्रंथि पसीना निकालने में मदद करता है।
श्वेत ग्रंथि क्या करता है, पसीना निकालने में मदद करता है। ठीक है, इसी तरह देखिए अगला तेल ग्रंथि, ये सीबम का निर्माण करता है। ये सीबम क्या करता है, जो देखते होंगे कि जब सो के उठेंगे तो कभी देखते होंगे कि हमेशा जो हम लोग का नाक जो है चमकते रहता है। ठीक है, तो वो सीबम के कारण ही चमकते रहता है। ये नाक के ऊपर पाया जाता है तेल ग्रंथि, जो हमारे पूरा तेल को क्या करता है, तेल जो है इसके ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार इसको साफ करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा हमारा है पाचन ग्रंथि। तो पाचन ग्रंथि आप देखते होंगे हमारे पेट में एक जठर ग्रंथि पाया जाता है। वो जठर ग्रंथि ढेर सारे क्या होते हैं, एंजाइम निकलते हैं। यानी कहने का मतलब पेट में जितने भी एंजाइम होंगे, चाहे वो पेप्सिन हो, चाहे वो रेनिन हो, चाहे वो ट्रिप्सिन हो, चाहे वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, ये सब जितने भी एंजाइम है सब बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आएंगे। अब आपसे क्वेश्चन दिमाग में फंस रहा होगा कि ये ट्रिप्सिन, रेनिन, HCl ये सब बहिस्रावी ग्रंथि कैसे होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब कि ये एंजाइम्स को निकालता है, और ये एंजाइम्स क्या होता है, नली के माध्यम, यानी डक जो होता है उसी के माध्यम से हमारे शरीर में क्या होता है, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। ये ब्लड में नहीं घुला होता। अगर ब्लड में घुला होता तो मान लीजिए कि लार निकलता है, तो लार में कब देखे हैं क्या कि ब्लड जो है निकल रहा है। तो याद रखिएगा कि शरीर में जितने भी पाचन क्रियाएं में एंजाइम भाग लेती हैं, यानी भोजन को पचाने में जो एंजाइम भाग लेते हैं वो सब जो है बहिस्रावी ग्रंथि हैं। तेल देखते होंगे जो हमारा पसीना निकलता है, जब पसीना अगर हमारा ब्लड में रहता तो पसीना के माध्यम से क्या होता, ब्लड भी निकलता। लेकिन ऐसा होता है क्या, तो बस ये सिंपल सा परिभाषा है कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, कि जब वो ब्लड में ना हो, यानी ब्लड में घुला ना हो, वो नली के माध्यम से, देखते होंगे पसीना जो हम लोग निकलता है तो बहुत छोटे छोटे छिद्रों से बाहर आता है ना। लेकिन जब वो ब्लड में मिला होता तो पसीना के साथ साथ क्या होता, ब्लड भी निकलता। ठीक है दोस्तों, तो बहिस्रावी ग्रंथि याद रखिएगा, उस बहिस्रावी ग्रंथि ब्लड के थ्रू नहीं जाता है, वो क्या होता है, वो नली के थ्रू हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा। और एक बात और देखिए, शुरू मैंने बोला बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो बाहर निकालने का काम करती है, लेकिन यहाँ देख लिए पाचन ग्रंथि, तो पेट में जितना एंजाइम निकल रहा है वो सब बाहर निकल रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, वो क्या है, वो भोजन को पचाने में मदद कर रहा है। तो आप दिमाग में बस इतना बैठा लीजिए कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या करता है कि वो एंजाइम्स को ब्लड में घुल कर नहीं आता है, वो एक नली के माध्यम, यानी डक के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इस तरह बहिस्रावी का जितने भी आपके पास टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूं, उम्मीद करूंगा ये सभी टॉपिक जो है आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं दिखने को जरूर मिलेगा, और उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। एक और बात, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह अब मैं अगला जो मेरी वीडियो रहेगा उसमें अंतःस्रावी ग्रंथि की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको उसमें एक एक बेसिक तरीके से जैसे अभी बता रहा हूँ उसी तरह उससे भी अंतःस्रावी ग्रंथि को और ही अच्छे लेवल पे, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि जो है बार बार क्वेश्चन आता ही है, तो मैं उसको बहुत ही अच्छे से आपके सामने लाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।